डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग समांतर श्रेणी की एनमा पद ज्ञात करने के सूत्र का निगमन करेंगे। तो इससे पहले जो वीडियो आपने देखा था उसमें समांतर श्रेणी की मात्र पहचान बताई गई थी कि अगर कोई सीरीज दी हुई है तो उसका एपी में होने का क्या पहचान है। तो आपने देखा था सर्वांतर बराबर कर लेते हैं, समांतर बराबर निकल जाता है तो वो एपी में होता है, अगर सर्वांतर बराबर नहीं है तो एपी में नहीं होता है। और उस पर आधारित प्रश्नावली 5.1 हम लोग एनसीईआरटी बुक का हल भी किए थे। अभी इस वर्तमान वीडियो में हम लोग आइए समांतर श्रेणी के एनमा पद पर विचार करते हैं। उसको जरा पहले से देख लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि लिखा हो 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसा एक सीरीज है। तो 10 में से 5 घटेगा तो 5 हो जाएगा, 15 में से 10 घटेगा तो 5 हो जाएगा, और 20 में से 15 घटेगा तो 5 हो जाएगा। और इसी तरह से हमें देख रहे हैं कि इन पदों का सर्वांतर कितना है, 5 है। और सर्वांतर बराबर है, इसका मतलब है किसमें है, एपी में है। अब देखिए, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा पद है, छठवां पद, 6 पद तो हम देख पा रहे हैं। 7वां पद अगर हमको पूछा जाएगा तो हम 35 कह सकते हैं। 8वां पद हमको 40 मिल जाएगा, 9वां पद 45 मिल जाएगा। लेकिन हमको कहा जाए इसका 50वां पद ज्ञात कीजिए, इसका 100वां पद ज्ञात कीजिए, इसका 501वां पद क्या होगा, तो हमें उस पदों को ज्ञात, सीरीज को देख करके उन पदों को ज्ञात करने में बड़ी परेशानी होगी, निकाल ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हमको एक पैटर्न की जरूरत है, एक सूत्र की जरूरत है। आइए सूत्र पर विचार करते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है, तो उसका दूसरा पद क्या हो जाता है, ए प्लस डी हो जाता है। तीसरा पद क्या हो जाता है, ए प्लस 2डी हो जाता है। चौथा पद हो जाता है ए प्लस 3डी। पांचवा पद क्या हो जाता है, ए प्लस 5डी हो जाता है, ए 4डी हो जाता है, और ए प्लस 5डी। इसी तरह से तो ध्यान दीजिएगा, एक पैटर्न को हम लोग पहचान लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कि T1 बराबर क्या है, ए है, और T2 बराबर क्या है, ए प्लस डी है। तो यहाँ पर हम एक बात देख सकते हैं, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है। तो ए जब यहाँ है तो ए प्लस लिख दिया गया है, और डी के पहले एक लिखा है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा पद है तो यहाँ 1 लिखा है, मतलब क्या हो गया, यहाँ 2 ऋण 1 डी लिखा है। तीसरा पद क्या है, तीसरा पद यहाँ पर हमारा ए प्लस 2डी लिखा है, ए प्लस 2डी। अगर विचार करें तो ए तो ए हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखा जाएगा। पद है तीसरा, नंबर आया है यहाँ 2, इसका मतलब 3 - 1 है। ये T4 बराबर चौथा पद क्या है, चौथा पद ए प्लस 3डी लिखा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 3डी लिखा है, तो ए हो जाएगा। और चौथा पद है तो यहाँ पर 3 आया है, इसका मतलब 4 ऋण 1 इंटू डी हो जाएगा। इसी तरह से पांचवा पद को भी देख लीजिएगा, उसे भी लिखा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 4डी है, तो ए प्लस क्या हो जाएगा, 5 - 1 इंटू डी हो जाएगा। अगर इसी तरह से हमको अगर एनवा पद ज्ञात करना हो तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ, ए तो रहेगा, देखिए ए सब में है, चाहे पहला हो चाहे पांचवा हो, ए आया है तो एनवा पद में भी ए रहेगा, हम अंदाजा लगा लेंगे। प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी देख लिया जाए, ए है तो प्लस 0 लिखा है, ए प्लस 0 हो सकता है ना, और ए हो सकता है ए प्लस 0डी लिख सकते हैं इसको। और ए प्लस जब 0 है तो क्या हो जाएगा, पहला पद है तो 0 है, इसका मतलब 1 - 1 इंटू डी है। यहाँ पर भी हम वो पैटर्न लगा सकते हैं। तो पहला पद है तो 1 - 1 है, दूसरा पद है तो 2 - 1 है, तीसरा पद है 3 - 1 है, चौथा पद है और -1 है, 5 - 1 है, एनवा पद है तो n - 1 हो जाएगा। और इसको एनवा पद है तो T1, पहला पद है T1, दूसरा है तो T2, तीसरा है तो T4, चौथा है, तीसरा है तो T3, चौथा है तो T4। इसी तरीके से एनवा है तो क्या हो जाएगा, Tn हो जाएगा। अर्थात जिस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए हो
डी हो तो उसका nवां पद ज्ञात करने का सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। यहाँ पर 1 2 3 4 तरह की राशियां, और इसमें से कोई 3 दिए रहने पर हम चौथे को पता कर सकते हैं। यानी कि 4 तरह का प्रश्न भी बन सकता है। इसमें ए दिया हो, एन दिया हो, डी दिया हो, टी एन ज्ञात कर लेंगे। टी एन दिया हो, ए दिया हो, एन दिया हो, डी पूछा जा सकता है। डी दिया हो, ए दिया हो, टी एन दिया हो तो एन पूछा जा सकता है। इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। जो सूत्र हम लोगों ने ज्ञात किया उस सूत्र को देखा जाए, सवाल पर किस तरह से हम अप्लाई करते हैं। तो आइए एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें है, पहला प्रश्न एक चार्ट के रूप में बनाया गया है। तो यहाँ पर पहला जो दिया गया है ए बराबर 7 है, डी बराबर 3 है और एन बराबर 8 दिया गया है। तो हमको एन ज्ञात करना है। एन का मतलब टी एन ज्ञात करना है, समझ लीजिए। एनवां पद मतलब 8वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सूत्र लिख लेंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए बराबर कितना है 7 है, एन बराबर है हमारा 8 ऋण 1 और डी का मान कितना है, डी का मान है 3। फिर देखिएगा पहले से बता दिया गया है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 7 है, सर्वांतर 3 है और उसके n बराबर 8 है तो 8वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम सूत्र लिख देंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मुझे याद है, आपको याद करना पड़ेगा। और 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा। तो 7 प्लस 8 में से 1 घटेगा तो 7 हो जाएगा। 7 गुणे 3 ये 7 हो गया और 7 3 21 हो जाएगा और 21 और 7 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ये टी एन सूत्र है तो एन लिखा गया है, यहाँ पर हम T8 लिख देंगे क्योंकि 8वां पद ज्ञात कर रहे हैं तो T8 हो जाएगा। तो T8 बराबर हो जाएगा कितना 28 हो जाएगा। अब इसी में कुछ प्रश्न और दिए गए हैं। तो यहाँ इसी में दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न तो और भी बहुत से हैं, यहीं पर देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न में दिया गया है कि यहाँ a बराबर ऋण 18 है, प्रथम पद ऋण 18 है और सर्वांतर d बराबर प्रश्न किया गया है। फिर n बराबर दिया है कितना 10। तो यहाँ पर पूछा गया है और ये भी बताया गया है कि T10 बराबर 0 है। यानी कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ऋण 18 है और जिसका n बराबर 10 है, यानी कि 10वां पद जो है यहाँ पर 0 दे दिया गया है। तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो समीकरण हमारा वही बनेगा। समीकरण क्या बनेगा, डी ज्ञात करना है तो हम ऐसे लेफ्ट में लिख देंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर टी एन। कोशिश ये करते हैं कि जो राशि हमको ज्ञात करनी है वो बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया। इसलिए चूंकि डी ज्ञात करना है हमने फार्मूले को इस रूप में लिख दिया है। तो ए का मान कितना हो जाएगा ऋण 18, एन का मान 10 हो जाएगा तो 10 ऋण 1 हो गया। डी का मान ज्ञात करना है। टी एन बराबर क्या हो जाएगा, मतलब T10 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर हो जाएगा, घटा देंगे तो 9D बराबर ये ऋण 18 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा धन 18 हो जाएगा, अर्थात D बराबर 9 दूना 18 2 हो जाएगा। इस तरह से इस चार्ट में 6 प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं और इन 5 प्रश्नों का जो क्रम है इसी तरीके से होगा। Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसमें 4 राशियां हैं, 3 राशियां दी गई हैं, चौथी राशि को ज्ञात करना होगा। तो आप अन्य प्रश्नों को हल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है कि सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए। कह रहा है कि AP 10 7 4 डैश 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 का
30वां पद है, 30वां पद है, ऑप्शन दिया है तो 30वां पद क्या है समझ लीजिए। यहाँ 30वां पद क्या है या ज्ञात किया जाए, ऐसा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये एपी पहले से कह दिया गया है, तो ए बराबर 10 हो गया और डी बराबर कितना होगा, 7 में से 10 घटाएंगे तो ऋण 3, 4 में से 7 घटाएंगे तो ऋण 3, सर्वांतर बराबर है, सर्वांतर बराबर है तो यह एपी में है, डी बराबर ऋण 3 हो जाएगा। 30वां पद का मतलब n बराबर 30 की बात की गई है और 30वां पद क्या है, यानी कि 30 बराबर कितना होगा। तो 30 बराबर कितना होगा, 30वां पद ज्ञात करना। सबसे पहले हम ये पता करें कि nवां पद कितना होता है। तो क्या होता है यहाँ पर tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर T30 बराबर हो जाएगा, a का मान हो गया 10 और n के जगह पर हम 30 कर देंगे तो 30 ऋण 1, d का मान ऋण 3 है तो यहाँ पर ऋण 3 किया जाएगा, कोष्ठक जरूर लगाया जाएगा क्योंकि 3 ऋणात्मक है, कोष्ठक नहीं लगाएंगे तो 30 ऋण 1 में से वो घटाना मान लिया जाएगा, जबकि गुणा करना है हमको। ये हो जाएगा 10 धन 30 में से 1 घटा देंगे तो 29 हो जाएगा और गुणे ऋण 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 10 ऋण 3 9 27 के साथ 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा और यहाँ पर धन है ऋण है तो घटाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 7, 8 में से 1 घटेगा तो 7, तो T30 बराबर हो जाएगा ऋण 77। तो अब अगला प्रश्न देखा जाए, यहाँ निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को लिखिए। आइए तीसरे प्रश्न पर विचार करते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, 2 है, खाली स्थान है और यहाँ 26 है। ये किसी एपी का ही पद है, एपी का ही पद है, इसमें हमको भरना है इस खाली स्थान पर कौन सी संख्या कौन सा अंक आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे कि यहाँ पर x आएगा, मान लेंगे कि x आएगा और जब x मान लेंगे तो 2 है, x है 26 है और यह एपी में है। तो एपी की पहचान जो हम अब तक पढ़े हैं कि सर्वांतर बराबर होना चाहिए, तो उसी रूल का प्रयोग करके हम यहाँ x का मान ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सर्वांतर कैसे निकलता है, T2 में से ये T1 है, T2 है, T3 है, तो T2 में से T1 घटा देंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा और T3 में से T2 घटा देंगे तो 26 माइनस x हो जाएगा। ये भी सर्वांतर है, ये भी सर्वांतर है और एपी के केस में सर्वांतर बराबर होता है, तो एक समीकरण बन जाएगा। वैसे तुक्का से जो हम x का मान नहीं निकालेंगे, हम नियमतः निकालेंगे, बोर्ड परीक्षा में नियमावली हमको दिखानी पड़ेगी। तो x ऋण 2 बराबर हो जाएगा 26 ऋण x, पक्षांतर कर देंगे तो x और ये धन x बराबर 26 धन 2 हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 28 और x बराबर हो जाएगा 14। यहाँ पर 14 हमारा उत्तर आ जाएगा। देख भी सकते हैं, अगर यहाँ पर 14 भर देंगे तो सर्वांतर 14 में से 2 घटेगा तो 12 आएगा, 26 में से 14 घटा देंगे तो 12 आएगा, सर्वांतर बराबर है, इसका मतलब वह एपी में ही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रश्न भी यहाँ पर दिया गया है यहाँ खाली स्थान और कामा 13 है, फिर खाली स्थान उसके बाद से यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि x रहेगा और यहाँ y रहेगा। जब x और y रहेगा तो क्या कर सकते हैं, और यह एपी का है, 4 पद है, T1 T2 T3 T4 4 पद हैं और चारों पद एपी के हैं। तो हो जाएगा यहाँ T2 में से T1 घटाएंगे तो 3 माइनस x हो जाएगा और y में से जब हम 13 घटाएंगे तो y ऋण 13 हो जाएगा, सर्वांतर भी सर्वांतर बराबर हो जाएगा। समीकरण जब बनाएंगे इसको उठा करके उधर ले जाएंगे तो x प्लस y हो जाएगा और इसको उठा करके इधर लाएंगे तो 13 13 26 हो जाएगा। एक समीकरण बन गया तुरंत, चूंकि 2 चर है ना, 2 चर है इसलिए तुरंत उत्तर नहीं मिलेगा, 2 समीकरण बनाना पड़ेगा। फिर देखिएगा ये 13y और 3 ये भी तो एपी में है,
अगर कोई सीरीज एपी में है तो उसके कुछ पद अगर एपी में है तो अगले वाले पद भी एपी में ही होंगे। तो यहाँ पर x 13y को एपी में हम कह दिए तो इसे समीकरण बना लिए, तो 13y3 का भी जो है हम क्या करेंगे एपी में बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y ऋण 13 बराबर हो जाएगा 3 ऋण y, ये हो जाएगा y ऋण 13 बराबर हो जाएगा 3 ऋण y। तो इसको पक्षांतर कर देंगे इधर हो जाएगा 2y, और इसको जब इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 13 3 16 और y बराबर हो जाएगा 8। और y बराबर 8 हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा x बराबर y बराबर 8 कर देंगे तो 16 में से 8 घटा देंगे तो x बराबर हो जाएगा 18। x बराबर 18 हो गया, y बराबर 8 हो गया। तो यहाँ पर x बराबर हम क्या भर सकते हैं, अब फाइनल उत्तर में हमारा हो जाएगा 18 13 8 और 3। अब 13 में से 18 घटा देंगे तो ऋण 5 आएगा, 8 में से 13 घटा देंगे तो ऋण 5 आएगा, 3 में से 8 घटा देंगे तो ऋण 5 आएगा। यहाँ पर सर्वांतर बराबर आ गया है, इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए प्रश्नावली 5.2 का यह पाठ समाप्त करते हैं। शेष जो प्रश्न है अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित होंगे, आप इसको देखिए। धन्यवाद।